अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। गुज़श्ता रोज सवात में 18 अफराद के बह जाने वाले दिल खराज साने पर दिल गिरफ्ता है और हर आंख अश्कबार है और हर जुबान एक ही सवाल उठा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उन अफराद को बचाने के लिए बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों ना कर सकी। गुज़श्ता रोज फिजा घिट के मुकाम पर दरिया सवात में एक ही खानदान के 16 अफराद समेत 18 स्याहों को पानी बहा कर ले गया। बदकिस्मत स्याह 1.5 घंटे मुंह जोर मौजों के दरमियान फंसे रहे, लेकिन भर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन ना किए जाने पर बेरहम मौजें एक एक करके सबको बहा कर ले गईं। 11 नाशें निकाल ली गईं और बह जाने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सिर्फ 4 अफराद ही को बचाया जा सका है। एनी शाहिदीन का कहना है कि सुबह नाश्ते के बाद स्याहों ने तस्वीरें लेने के लिए दरिया के खुश्क हिस्से का रुख किया। अचानक बेरहम मौजों ने उन्हें घेर लिया। लोग जान बचाने के लिए टीले पर चढ़ गए और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन दरिया का बहाव इतना तेज था कि कोई उनके सामने ठहर ना सका। लोगों को बचाने की मुकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गईं और डूबने वालों में 8 अफराद का ताल्लुक डस्का जबकि 2 का मर्दान से है। आपको बताते चलें कि मॉनसून का मौसम शुरू होते ही खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया की जानिब से एक हफ्ता पहले अलर्ट जारी किया जाता है। हर साल मॉनसून में रिवर बैंक में ग्लेशियर फटते हैं, जिसके बायस इस तरह की हंगामी सूरत हाल का किसी भी वक्त सामना हो सकता है। तो ऐसे में सयाहों की हिफाजत के लिए पेशगी इकदाम क्या किए गए थे। अफसोसनाक वाक़े के बारे में आपको मजीद अगर बताएं तो तकरीबन 8:30 बजे के करीब अचानक पानी का बहाव दरिया में तेज होता है, जिससे सयाहों का यह खानदान इस टीले पर फंस जाता है। मुकामी लोगों की जानिब से फौरन रेस्क्यू को कॉल कर दी जाती है। फोन करने के 2 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकार आते हैं। इनके पास गोताखोर तो मौजूद होते हैं, लेकिन कश्ती नहीं होती। फिर रेस्क्यू एहलकार वापस लौटते हैं और कश्ती लेकर आते हैं। इस सारे अमल के दौरान तकरीबन 2.5 घंटे गुजर जाते हैं और बदकिस्मत खानदान 13 अफराद उसके सैलाबी रैले में बह जाते हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि इन तमाम अफराद को बर वक्त कार्रवाई करके बचाया जा सकता था, लेकिन रेस्क्यू टीम को जाए वकूआ पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा। मुकामी लोगों ने भी सवाल उठाया है कि इनकी तरफ से कॉल करने पर जली इंतजामिया तो जाए वकूआ पर तकरीबन 45 मिनट में पहुंच जाती है, लेकिन रेस्क्यू टीम को पहुंचने और इंतजाम करने में 2 से 2.5 घंटे कैसे लग जाते हैं, जबकि रेस्क्यू का रिस्पांस टाइम गालिबन 7 मिनट है। टेले पर मदद का इंतजार करते हुए जब 13 अफराद एक एक करके बेरहम मौजों में बह गए, तब बाकी रह जाने वाले 5 अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इन 5 अफराद में से भी सिर्फ 2 ही को बचाया जा सका। 2 से 2.5 घंटे सूबे की तमाम रियासती मशीनरी बेबस दिखाई देती रही और 15 अफराद का रैले में बह जाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कितनी बड़ी नाकामी है। क्या इस तरह के वाकयात से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से इस तरह के इंतजाम किए गए थे और इस संगीन गफलत का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। ऐसे सानहात और सूबाई हुकूमत की जानिब से ताखीरी रिस्पॉन्स सियाहत की इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ सवात इंतजामिया ने वाक़े के बाद गुज़श्ता रात कार्रवाई करते हुए इस होटल को सील कर दिया जहां मुतासरा सियाहों ने नाश्ता किया था। होटल इंतजामिया और शहरियों ने मुजाहमत की, जिस पर इलाके में शदीद एहतजाज भी किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि इंतजामिया को हादसे से कबल 12 इत्तला दी गई थी, मगर कोई कदम नहीं उठाया गया। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हदायत पर सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दरिया सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगाज करने का फैसला किया गया है। अली अमीन गंडापुर का मुतल्लिका इदारों को 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करने का हुक्म दिया गया है और तमाम होटल्स को मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला भी सामने आया है। हर सानहा के बाद अरबाब इख्तियार क्यों जागते हैं और फिर इंक्वायरियां और मौतलियां शुरू हो जाती हैं और बाद में फिर लंबी खामोशी हो जाती है। साने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात की रोशनी में एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने सवात में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजई सवात और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वारिज खेला सवात और रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स को मौसल कर दिया है। केपी के हुकूमत ने चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे रखी है, जो 7 दिनों में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश करेगी।
तर्जमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का इस हवाले से कहना है कि सवात वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कार्रवाई की है और जिम्मेदारान का तयन करने के लिए वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के तहत इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सानहा सवात पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि बर वक्त मदद मिल जाती तो कीमती जानें बच सकती थीं। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने सवात साने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर खूब बरसी हैं और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उज़मा बुखारी का कहना था कि इन अफराद को बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स बर वक्त क्यों ना पहुंच सके। केपी में गुज़श्ता 12 साल से ऐसे सानहात और वाक़यात हो रहे हैं। उनका कहना था कि पूरी दुनिया ने सानिया सवात का तकलीफ दे मंजर देखा। दूसरी जानिब PDMA की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से नुकसानात की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो तो तैयार कर ली गई है और रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस 11 अफराद जाँ बहक हुए और 6 जख्मी हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 4 मर्द और 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। बारिशों और सैलाब से सवात में ज्यादा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सवात में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में 56 घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब के नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा और सूबे भर में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। दरिया सवात में भी दीगर मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। सवाल यह है कि 12 साल के इक़्तिदार में बैठी केपी हुकूमत इन अफराद को बचाने के लिए बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों शुरू ना कर सकी। हमारे साथ गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब टाइम देने के लिए। गवर्नर साहब जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि ये जो सवात का दिलखराश वाक़या पेश आया, आपकी कैलकुलेशंस, आपके पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक और बीइंग अ गवर्नर आप अब तक क्या फाइंडिंग्स हैं एग्जैक्टली, ये वाक़या क्यों पेश आया, कैसे हुआ और ये नौबत यहाँ तक कैसे आई, और गवर्नमेंट के एंड पर जो अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट है उसके एंड पर क्या क्या नेग्लिजेंस जो हैं, आपकी फाइंडिंग्स इनफैक्ट जानना चाह रहे हैं सबसे पहले तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कल जो स्वात में एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। देखें 2 घंटे तक वहाँ पर जो है वो सियाह जो थे वो चीख चिल्ला रहे थे, उनके साथ बच्चे थे, फैमिली थी और कोई भी रेस्क्यू टीम वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। इसमें 2-3 चीज़ों की मुलाकात है। देखें एक तो पहली बात तो यह कि जो जिस होटल में वो ठहरे हुए थे उनको नहीं चाहिए था कि वो वहाँ पर उनको जाकर ले जाते या उनको बताते कि आपको यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यूज़ आ रही है चाय सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनको जाने भी नहीं देते, क्योंकि लोकल लोगों को पता होता है कि जब आपके पहाड़ों पे बारिश होती है तो किसी वक्त जो है वो पानी का जो है वो बरसाती रेला जो है वो आ सकता है। ठीक, लिहाजा वो जो है वो चीज़ एक वो थी। लेकिन दूसरी जगह पे आप देखें 2 घंटे तक अगर आप जो है वहाँ पर अगर आपका रेस्क्यू का सामान नहीं पहुँचता, रेस्क्यू नहीं पहुँचते। मैं ख़ुद कल ट्रैवलिंग कर रहा था, वरना जो पिछली दफ़ा जो कोहिस्तान में हुआ हमने उस वक्त भी एयरफोर्स से रब्ता किया, उन्होंने अपने हेली थे और अपने जो लोग थे वहाँ पर भेजे। अब आप देखें कि कल 3 बंदों को जो रेस्क्यू किया वहाँ वो भी लोकल बंदे ने किया, वो ट्यूब के ज़रिए गए और उन्होंने अपने जान के साथ खेला। लेकिन आज मुझे बताएं कि जो लोग मदीने की रियासत की बात कर रहे थे, जो लोग कहते कि दरिया फरात जो है उसके किनारे पे अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाता है तो उसका हुक्मरान जिम्मेदार होता है, यहाँ पर तो दरिया स्वात में लोग चीख चीख कर मर चुके हैं। आज मुझे कैदी नंबर 420 बताया कि तुम्हारा जो वज़ीर आला यहाँ पर है, जो ख़ुद इस वक्त टूरिज़म का मिनिस्टर है, इस वक्त टूरिज़म की मिनिस्ट्री वज़ीर आला के पास है, उसकी नाअहली और कोताही आप ये देखें। अब तो चाहिए कि FIR इस वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हो। अगर इखलाकी जुर्रत इसमें अगर थोड़ी सी भी है, जो कि नहीं मुझे नहीं लगता कि होगी, तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। आप मुझे बताएं कि जो हमारी मशीनरी थी, जो हमारे इस मिनिस्ट्री की जो सारी मशीनरीज थी, चाहे वो फायर ब्रिगेड थे, चाहे बाकी इक्विपमेंट्स थे, वो आज इस्लामाबाद में पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कैदी नंबर 420 को छुड़ाने के लिए आ रहे थे। आज वो सारा जो इनका सामान है वो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि इन्होंने अपने पार्टी के मकसद के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल की थी, इक्विपमेंट इस्तेमाल किए थे, क्रेनें थी, जो चीज़ें भी थी, वो आज इस्लामाबाद में उनको छुड़वाने के लिए उन्होंने कोई अदालत से रुजू नहीं किया, कोई उसकी उन चीज़ों की ज़मानतें नहीं कराई या सूबेदारी होती, कुछ भी नहीं कराया, तो कुछ भी था, ज़ीरो रिस्पॉन्स था। अब आखिर में क्या हुआ, आप AC को भी और फलाने को भी और 112 को कर लें, गवर्नर साहब मुझे खुद जिम्मेवार है इसका वज़ीर आला। ठीक, गवर्नर साहब मैं जानना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि क्या SOPs हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करती है इस तरह के हालात में, चूँकि वहाँ तो 12 साल से PTI गवर्नमेंट में है, तो वहाँ क्या रेस्क्यू करने के लिए कोई इनके पास हेलीकॉप्टर्स का बंदोबस्त नहीं है, फिर फुट सोल्जर्स हैं, फिर जब अलर्ट आता है तो वहाँ मनादी करवाई जाती है, फौरी तौर पर हाई अलर्ट हो जाता है,
इस तरह का कोई बंदोबस्त नहीं था। दफ़ा 144 अगर खुद ही नाफज की थी तो उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ज़ली इंतज़ामिया का एक रोल होता है सर, वो नहीं था। फिर रेस्क्यू सर अगर पहुंचता है तो रेस्क्यू कश्ती के बगैर चला जाता है, एम्बुलेंस लेके जाता है और मौके पे खड़े होकर असेसमेंट्स करता है कि हम अब क्या करें, फिर वापस जाता है, विदड्रॉ करता है एम्बुलेंस और रेस्क्यू बोट लेने जाता है। तब तक तो हालात बिगड़ चुके थे और वो बोट जो है वही कुछ लोग बता रहे हैं टेले को लगा और 2 लोग उस बोट लगने से भी बहे, उनमें से कुछ लोग इन्होंने बचाए भी। तो मैं जानना ये चाह रहा हूं कि क्या एसओपीज बेसिकली होती हैं और एग्जैक्टली फाइंडिंग्स अगर करें तो कहां कहां आपको लगता है कि किस किस का क्या क्या रोल होना चाहिए था जो नहीं अदा किया गया? देखिए, आपने जो इतनी लंबी एक तमीद बांधी और सब चीज़ों का पता किया, तो बात यह है कि जिस सूबे में 12-13 साल की हुकूमत को हो चुके हैं, जो कहते थे कि हम टूरिज़म पे पता इतना काम कर रहे हैं और हमने स्विट्ज़रलैंड बना लिया, और आप जैसे लोग जो खैबर पख्तूनख्वा को सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ पर पेरिस बन गया है, स्विट्ज़रलैंड बन गया है, लेकिन असल में वहाँ पर खंडरात हैं। टूरिज़म, आप बताएं कि टूरिज़म का ये हाल है कि अभी तक तो सीज़न शुरू ही नहीं हुआ। सीज़न के शुरू में इस किस्म के वाक़यात हों तो कौन अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को इन इलाकों में लेकर आएगा? तो ये तो हमारे टूरिज़म की सूरत हाल है। जहाँ तक आपने चीज़ों की बात की, देखें हेलीकॉप्टर किधर है? ये तो कहते हैं हमने हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस बना दिया, पता नहीं क्या कर दिया। आज 2 घंटे तक आपका हेलीकॉप्टर नहीं आ सका वहाँ पर। किधर है आपकी इंतज़ामिया किधर है? आप लोगों ने क्या क्या कुछ किया है? आपके वज़ीर किधर है? आपकी काबीना की इतनी बड़ी फ़ौज आपने काबीना की रखी है। इनको अगर करप्शन से निजात मिलेगी तो ये काम करेंगे। आज अगर ये जाएंगे कोहिस्तान में, करप्शन नहीं करेंगे, वहाँ पर अभी जो है वो माल गनीमत बांटने में इनका जो है वो झगड़ा हो चुका है। एक MP और वज़ीर उठता है कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ इतने पैसे खा लिए हैं, फ़लाँ इतने पैसे खा लिए। गंदम का स्कैंडल है तो ये मुलविस हैं, चीनी का स्कैंडल है तो ये मुलविस हैं, सोलर ये मुलविस हैं, यहाँ तक कि मस्जिदों के सोलर भी ये लोग बेचने को तैयार हैं। आज मुझे बताएं को बिलियन ट्री जो इनका प्रोजेक्ट था वो कहाँ गया? आज कोई बिलियन ट्री नाम लेने वाला कोई शख्स है? इनका था कि हम बिलियन ट्री लगाएंगे, लेकिन असल में ये बिलियन ट्री काटने पे थे। आज टिम्बर माफिया जिस किस्म की हमने जंगलात को ख़त्म कर दिया है, पूरे सूबे का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। लीस्ट बॉर्डर हैं, सिर्फ इनको एक चीज़ नज़र आ रही है कि हम किस तरह करप्शन करें। मिलिटेंट्स को सूबा हवाले कर दिया है। इस वक्त सूबे में मिलिटेंट्स जिस तरीके से आपको इतलात मिल रही होती हैं, आप जनूबी अजला को देखें, आप मर्ज डिस्ट्रिक्ट को देखें, उनमें मिलिटेंसी की जो सूरत हाल है, करप्शन की सूबे में जो सूरत हाल है, ये लीस्ट बॉर्डर है कि इस चीज़ के मुतल्लिक सोचें कि हमने टूरिज़म को कैसे हमने क्या चीज़ें करनी है। अगर टूरिज़म की बात होती तो आज ये एम्बुलेंस की बातें भी होती हैं, किश्तियों की आप बात कर रहे हैं, बोट्स की बात कर रहे हैं, हेली की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ भी नहीं है जो टूरिज़म के लिए कुछ कर सकें। सारा इस सूबे का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। अच्छा, गंडापुर साहब की जानिब से लोगों को मअतल किया गया, वो ठीक लोगों को मअतल किया गया, रेलिवेंट उन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी, या इससे बढ़कर और कौन कौन इसकी जांच कर सकता है ताकि सूबे के अलावा भी एग्जैक्टली पता चल सके कि हुआ क्या और इस तरह के जो साने हाथ हैं वो दोबारा लाइफ में कभी ना हो उन एरियाज़ में, ख़ास तौर पर जो पूरी दुनिया में आप अभी फरमा भी रहे थे कि टूरिज़्म की वजह से मशहूर हैं सारे एरियाज़ वो, और इतने खूबसूरत एरियाज़, और वहाँ इस तरह के दिलखराश अगर वाक़यात पेश आएंगे तो कौन वहाँ सियाहत के लिए आएगा? देखिए, पहले तो अगर वज़ीर आला साहब एक्शन चाहे तो अपने खिलाफ लें। टूरिज़म के वज़ीर इस वक्त वज़ीर आला हैं, कोई और नहीं है। ठीक, उन्हें एडवाइज़र रखा हुआ है, ख़ुद वज़ीर हैं उस चीज़ के। तो पहले अपने आप को मुअत्तल करें, उसके बाद फिर आगे चलें। अब जब भी ये चीज़ आती है तो अब सबसे कमज़ोर बंदे को मुअत्तल कर दें कि चलो इसको मुअत्तल कर दो, और फिर ये बातें होंगी। लिहाजा पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि किस चीज़ की कमेटी बने? कौन बोलेगा कि वज़ीर आला इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे वज़ीर आला को? कौन बोलेगा कि वज़ीर आला इसमें मुलविस है? कौन बोलेगा कि इनके वज़रा इसके अंदर मुलविस हैं? किस किस्म की कमेटी बनाए? पार्लिमानी कमेटी बनाए जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, हुकूमत की बिल्कुल भी हो, अपोजिशन की भी हो, ताकि जाकर वो देखें कि वाकई उसमें कौन जो है कसूरवार है। ये तो कमेटी है, सरकारी कमेटी है। सरकारी कमेटी क्या बोलेगी कि वज़ीर आला कसूरवार है? वो इस्तीफ़ा दे दे, सवाल ही पैदा होता है। ये तो अपने आप को बचाने के लिए अपने जो है वो एक अपनी जो है उंगली से, वो कहते हैं कि एक उंगली से सूरज दिखाने वाली बात होगी। तो बात यह है कि ये चीज़ें इन्होंने की है, इनकी इनकॉम्पिटेंसी है, इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है। हम बार बार कह रहे थे, आप लोग मानते नहीं थे। आज आपने इनकॉम्पिटेंसी देख ली है। इससे पहले आपने देखा जो कोहिस्तान में वाक़या हुआ था, क्या हुआ? आखिर वही लोकल लोगों ने जाकर बचाया। पूरी इंतज़ामिया लगी रही थी, कुछ नहीं कर सकी। लोकल शख्स गया और उसने जाकर वो जो है कमाल करके दिखाया और चीज़ें की। तो लिहाजा ये आप जिस चीज़ की बात करें, जिस इदारे का भी आप नाम लें, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। जब आप करप्शन में लग जाते हैं और पैसे आपका सिर्फ आपका मोटो पैसा हो और करप्शन हो, तो फिर उन सूबों में ये हालात होते हैं। मैं कुटी साहब जानना ये चाह रहा हूँ कि अब वहाँ हाई अलर्ट पे जब चीज़ें चली गई और रेस्क्यू को भी कॉल्स मौसूल होती हैं,
जारी बात है ये मुद्दा जो है वो मुतल्लिका कमिश्नर तक भी पहुंच गया होगा, डीसी साहब तक भी पहुंच गया होगा, सारी हायरार्की जो है वो इन कॉन्टैक्ट हो गई होगी फौरी तौर पर। इसके बावजूद वो एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच जाते हैं रेस्क्यू वाले, और फिर कहते हैं जी नहीं वो हमने तो बोट लेके आना था। इस दौरान वो फिर कश्ती लेने जाते हैं, तो इस दौरान भी बहुत सारे लोग बह चुके थे। बाकी जो 4 लोग बाकी मांदा बचे उनमें से भी कुछ 3 इस तरह बह गए, और कुल मिला के जो टेले पे लोग मौजूद थे उनमें से कुछ 2 बचे और 2 कहीं और से रेस्क्यू किए गए। तो ये रिस्पॉन्ड टाइम और इतने इसमें लेकुनास, इस पे क्या टेक है आपका? देखें, जब पैसों पे नौकरियां बिकेंगी और सिफारशी लोग आएंगे जिनको जिस एक्सपीरियंस नहीं होगा तो इसी किस्म के काम होंगे। मतलब आप मुझे बताएं, जब आपको इमरजेंसी का पता चले कि दरिया में लोग डूब रहे हैं या उनको रेस्क्यू करना है, तो एम्बुलेंस की क्या ज़रूरत थी? मतलब ये है कि दरिया में पानी के लिए एम्बुलेंस नहीं चाहिए, उसके लिए किश्ती चाहिए, बोट चाहिए, हर किसी को पता है। तो अगर वो वहाँ पर कॉम्पिटेंट लोग होते, अगर आप इन चीज़ों को देखें, जब हमारे टीचर भर्ती हो रहे हों तो मिनिस्टर के घर पे पर्चे हो रहे हों, जब एटा के टेस्ट हो रहे हो तो मिनिस्टर के घर में पेपर हो रहे हों, पैसों पे अगर नौकरियाँ बिक रही हों, कॉम्पिटेंट लोग नहीं होंगे, जब इनकॉम्पिटेंट लोग होंगे, इनकॉम्पिटेंट लोगों को भर्ती करेंगे पैसों पर, तो वो यही होगा। फिर आप जब जहाँ पर किश्ती की ज़रूरत होती है वहाँ एम्बुलेंस ले जाते हैं, और जहाँ पर एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी वहाँ पर किश्ती लेकर जाएंगे, तो ये इनकी सूरत हाल होगी। देखिए, सारा चीज़ इन्होंने तबाह कर दी। जब आप अपने सूबे पे तवज्जो नहीं देंगे, अपने सूबे की चीज़ों पर को नहीं देखेंगे, प्रॉपर नहीं देखेंगे, प्रॉपर जगह पे प्रॉपर लोगों को नहीं लगाएंगे, इनकॉम्पिटेंसी होगी, तो ये चीज़ें होंगी आपके सामने। अच्छा, मैं अब कुंडी साहब ये समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की इंक्वायरीज जो हैं वो मेरिट पे कंक्लूड होती दिखाई नहीं भी देती, कई दफ़ा मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है। अब देखिए ना कि इंक्वायरी कमीशन फ़र्ज़ करे बनता है, इंक्वायरी कमीशन के सामने डीसी पेश होता है, तो डीसी ने हो सकता है गवर्नमेंट को लिख के भेजा हो कि मुझे क्या क्या असिस्टेंस यहाँ चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड हो, और गवर्नमेंट ने दी ना हो। या फिर दूसरी सूरत, इसे अगर आप उलट कर लें तो डीसी की क्या मजाल है कि हुकूमतों को लिखता फिरे, जो हालात हैं यहाँ। तो मैं समझना अब ये चाह रहा हूँ कि कैसे फिक्स किया जाए, और शिफाफ इंक्वायरी का तो रिवाज शायद बहुत कम है यहाँ। तो सूबे की सतह पर आप जैसे बता रहे हैं कि 2-4 दफ़ा आपने बताया, बेसिकली तो टूरिज्म के मिनिस्टर वो खुद हैं, तो उन्हीं के अंडर ये इंक्वायरी कैसे होगी फिर? देखिए, बात ये बनती है, पहले ये देखें कि हमारी पीडीएमए कहाँ पर थी, वो भी तो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे रहे। पीडीएमए के कौन है इंचार्ज? पीडीएमए क्या कर रही थी वहाँ पर? उनको नहीं पता था कि क्लाइमेट चेंज है, ये चीज़ें होनी हैं, सैलाब आने हैं, फ्लश फ्लड आना है, उनकी क्या वहाँ पे तैयारी थी? उनने क्या एक चीज़ की। दूसरी बात यह है कि इंक्वायरी तो ऐसे कौन है, इंक्वायरी का इंचार्ज कौन होगा? एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा ही होगा ना। जब सेक्रेटरी करेगा इंक्वायरी, वो क्या कि डीसी को सस्पेंड करेगा? कब हर कोई अपने आप को बचाने के लिए अपने मातहत को सस्पेंड करेगा, कहेगा ये इस कसूरवार है। आप मुझे बताएं, कोई अभी डीसी लिखेगा कि मेरा जो मिनिस्टर है टूरिज़म का वो इनकॉम्पिटेंट है, या वे बोले कि हमने लिखे और हमें ये नहीं? ये सारा जो है लोगों को जो है वो जो लोगों का गुस्सा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बरतराफ है। पार्लिमानी कमेटी बनाए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों उसमें शामिल हों, तमाम वहाँ पर नुमाइंदे, हर पार्टी के नुमाइंदे उसमें शामिल हो, ताकि पार्लियामेंट के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर जो है ये रिपोर्ट पेश की जाए कि उसमें कसूरवार कौन था। नहीं, आप समझते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए तो ज़्यादा शायद बेटर रहेगा? आप क्या समझते हैं, आपकी दानिश में मसीह तजर्बा आपका बीइंग ए पॉलिटिशियन? देखें, मैं उसकी भी डिमांड करता हूँ, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी की अपना एक तरीक़ाकार होता है, चीज़ें होती हैं, और हम हर चीज़ में अगर क्या कि जुडिशल इंक्वायरी हो तो मैं समझता हूँ कि ये भी मुनासिब नहीं है। पार्लियामेंट किसके लिए? पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं ना, आपके सूबे की नुमाइंदगी करने के लिए, वफाक में नुमाइंदगी कर लिए, जो आपकी कौमी असम्बली और सेनेट है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने पार्लियामेंटेरियन पर एतमाद करना चाहिए, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है हुकूमत और अपोजिशन की मेंबरान की हो, और वो जाकर देखें। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्पीकर साहब उसकी सरबराही करें, और दोनों अपोजिशन और हुकूमत से बराबर की बुनियाद पर जो है वो मेंबरान लें और रिपोर्ट पेश करें सूबाई असम्बली के अंदर कि क्या कुछ हुआ है। आप चूँकि उधर अपनी पार्टी की तरफ से अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी को, बीइंग अ गवर्नर भी, और मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी की तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शंस आई, और आपने इसमें क्या रोल प्ले किया, या कोई डिस्कशन में चीज़ें आई हों? बीइंग अ गवर्नर आपने इसमें क्या कोई इनपुट अगर दे सकें, आपको बता सकें? देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। गवर्नर जो है वो उनके पास आइनी इख्तियारात होते हैं, उनके पास एज सच फंड्स नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या हम जो है वहाँ पर आपको बोलें कि 1122 उनके अंदर इंतज़ामिया एज सच है जो है उनको बताए कि जी हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है या ये चीज़ की कमी है, तो वो चीज़ें नहीं है। सूबाई वज़ीर आला जो है वो इस चीज़ के जो है वो है पार्टी। तो देखें, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर है वो तो देखें उनकी सिंध में हुकूमत है, यहाँ पर अगर हमें याद, मैंने आज
प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इसके ऊपर वो लिखा है कि उनको जो जो मर चुके हैं, जो सियालकोट से या मर्दान से, उनके लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन का ऐलान किया जाए। लेकिन उससे ये चीज़ें नहीं है कि आप उनको 1-1 करोड़ रुपये भी दे दें तो उनकी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती हैं। लेकिन बात यह है कि ये तो टोटली जो है ये किसी पार्टी की चीज़ का नहीं, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी होती है। पार्टीज़ की जिम्मेवारी नहीं होती कि पार्टीज़ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगी। लिहाजा ये चीज़ें जो है ये सूबाई हुकूमत के अंडर होती हैं, सारे मिनिस्ट्री उनके अंडर होती हैं, रेस्क्यू उनके अंडर है, टूरिज़म उनके अंडर है, सारी चीज़ें उनके अंडर हैं। आज वो नहीं कर सकते अगर वो अपने सारे वसाइल इस्लामाबाद की चढ़ाई पे ज़ाया करेंगे, हम आके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, रियासत पे हमलावर होंगे, अपनी फ़ौज और रेंजर्स पे हमलावर होंगे और ये चीज़ें करेंगे, तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी फिर। बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब केपी के हमारे साथ मौजूद थे और उनका सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो खुद टूरिज़म के मिनिस्टर हैं, तो उनके होते हुए उनके अंडर इस मुद्दे की जांच जो है उसे फ्री एंड फेयर कैसे किया जाएगा और जो मौतलियाँ होंगी वो फिर कैसे होंगी, ये बड़ी अहम तरीन बात है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सानिया सवाद पर ब्रेक से पहले हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब डिस्कशन कर रहे थे और बड़े अहम तरीन पॉइंट्स भी उन्होंने उठाए। हमारे साथ नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सलीम अतर सवाद से मौजूद हैं। सलीम अतर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली ये वाक़या जो दिलखराश वाक़या जो आप स्क्रीन पे देख भी नहीं सकते और देख के दिल आपका दहल जाता है, एग्जैक्टली क्या वाक़या था, कैसे ये पेश आया, नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची? जी शहबाज भाई, ये सियालकोट डस्का से कुछ रियाए आए हुए थे और उसकी रात जो है बाईपास मिंगवारा एक होटल में थी। उसकी जो फैमिली थी वो नाश्ते से पहले दरिया स्वाद के करीब ये एक ठेला था, वहाँ पर जो है ये चढ़ गई है और कुछ सेल्फिया और तस्वीर लेने की उन्होंने कोशिश की। इस दौरान तकरीबन 8-10 मिनट गुजर गए हैं कि बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और बारिश के सिलसिले के साथ साथ 8-10 मिनट के मजीद गुजरने के बाद जो है एक सैलाबी रेल आया है और सैलाबी रेल ने एक बंद को जो है निशाना बनाया, उससे वो टूट गया है। और जहां पर ये फैमिली मौजूद थी, इनके साथ 3 तरह के जो है लोग थे। एक डस्का लाहौर वाले तकरीबन ये 10 अफराद थे, इसके साथ एक कराची का मुइजुल्ला और 5 अफराद जो है उनका ताल्लुक मर्दान से था। टोटल ये 17 बंदे थे कि इस जगह पर मौजूद थे और सब जो है इस ठेले पे खड़े होकर जो है सेल्फियां ले रहे थे अपने अपने फैमिलीज के साथ या दोस्तों के साथ। तो जैसे ये बंद टूटा है तो पानी जहां पर दूर दूर 300-400 मीटर जो है आप कह सकते हैं कि जहां पर ये ठेला मौजूद है उससे रिवर के दूसरे जानिब जो है ये खुश्क एरिया था। लेकिन जैसे बंद टूटा है तो ये पानी उस खुश्क एरिया को उसने अपने पर लपेट में लिया है और दरिया की उस पार जो पानी था और ये जो इस साइड पे अभी ये बंद टूटने की वजह से पानी आया है तो उस ठेले को उन्होंने अपने हिसार में लिया है। और उनकी जो फैमिली थी, जो दीगर मेंबरान थे, उन्होंने रेस्क्यू को कॉल की है। रेस्क्यू के बंदे जो उनके मुताबिक उनकी जो फैमिली मेंबर्स है वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन 2 घंटे से मुसलसल उनसे राब्ता रखा कि आप आ जाए, हमारे साथ ऐसा जो है ना खुशगवार वाकया पेश आया है और हमारे बंदों को आप रेस्क्यू करें। लेकिन बदकिस्मती से वो रेस्क्यू जो टीमें हैं वो 2 घंटे के बाद जब पहुंचे तो उनके साथ एक एम्बुलेंस थी। उनका ये था कि जो अमूमन रेस्क्यू वाले आते और एम्बुलेंस लेके आते कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी पेश आई हो कि वो कैजुअलिटी वाले जो बंदे हैं उनको। अच्छा, मैं सलीम अतर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ रिस्पांस टाइम जो है 1122 का रेस्क्यू का, यानी वो कितना रिस्पांस टाइम है, कितनी देर में वो पहुँच जाती है और वो कश्ती का और बोट वगैरह का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं था उनके पास, होती नहीं है या बंदोबस्त ही नहीं था? उनका जो रिस्पांस टाइम की बात है तो तकरीबन ये 7 मिनट है और रेस्क्यू का और जहाँ पर ये वाकया पेश आए उनके आपस के दरमियान तकरीबन आप अगर कर ले तो ये रेस्क्यू टाइम ये 7 से 8 मिनट बनते हैं कि ये उनको पहुंच जाना चाहिए था। ये 7 से 8 घंटे की बजाय 2 घंटे ये लेट आए हैं और जब आए तो ये एम्बुलेंस लेके आए। ये अपने साथ वो औजार या कश्ती या जो चीजें हैं वो नहीं लेके आए, रस्सी भी नहीं लेके आए, कोई ट्यूब शूब नहीं लेके आए कि उन बंदों को रिस्पॉन्ड करे, उन बंदों को रेस्क्यू करे और वहां से जो है उनको निकाले। तो ये जो बंदे आए थे ये एम्बुलेंस के थ्रू आए थे और जब उनको पता चले कि उनके लिए तो रस्सी होनी चाहिए, कश्ती होनी चाहिए, ये वापस चले गए और तकरीबन 15-20 मिनट उनको मजीद लगे हैं यहाँ पर आने में। अच्छा, और दूसरा जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से
बंदोबस्त होता है। मसलन आप देखिए कि दरियाए सवात में पानी का बहाव तेज़ हुआ, पीछे ग्लेशियर से पानी आया, ग्लेशियर फटने से जो मामला चलते हैं, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ फिर मनादी करवाई जाती है, ऐलानात करवाए जाते हैं, सायरन बजते हैं, अलर्ट जारी किए जाते हैं। सबसे बढ़कर फिर फुट सोल्जर जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, जो इमदादी टीमें हैं वो पीडीएम में, एनडीएम में, बाकी सारे वो आपको इनएक्टिव नज़र आते हैं। और फिर यहाँ तक कि पंजाब में बैठकर जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने अभी कहा प्रेस टॉक करते हुए थोड़ी देर पहले कि इनके हेलीकॉप्टर्स वगैरह किधर थे। तो ये सारा बंदोबस्त जो मशीनरी ने करना था, केपी गवर्नमेंट ने करना था, जो स्टेप वाइज है सारा, वो तो कहीं नजर नहीं आया। इसकी क्या वजह थी? असल में जो गफलत है वो ऐसी ख्वाजा खेला है। फराज गोंदल उनको अभी जो है मुअत्तल किया गया है, उनकी गफलत थी, उनकी टीम की गफलत थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट की गफलत थी, साथ में पुलिस वाले और जो दीगर फील्ड इस तरह के मुंतजिमीन है उनकी गफलत थी। ख्वाजा खेला से तकरीबन मिगोरा का जो फासला है ये तकरीबन बनता है 25 से 26 मिनट, ये अगर आप ट्रेवल कर ले बिला किसी रोक टोक गाड़ी में। तो वहां से ये फ्लड जो है शुरू हुआ है और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उनको कम से कम अगर ये बहुत स्पीड के साथ है तो 10-15 मिनट लेते हैं। तो उन्होंने जो है आगे से जो है जिला इंतजामिया को उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनको नहीं बताया, साथ में रेस्क्यू वालों को नहीं बताया, पुलिस की जो वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है ऐसी, क्योंकि यहाँ पर मौसम मानसून की बारिशें शुरू हुई है। तो ऑलरेडी एक हफ्ता पहले जो है डीसी स्वात ने। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलीम अतर थे जी स्वात से, और वो बता रहे थे कि रेस्क्यू के पास तो तकरीबन 2 घंटे तक का टाइम था इन्हें बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। और ज़िला इंतज़ामिया में से ना मशीनरी, ना उधर हेलीकॉप्टर्स, ना फुट सोल्जर्स, इवन जब रेस्क्यू भी वहाँ पहुँचती है तो वो कहते हैं एम्बुलेंस लेके पहुँच गई, और उनके पास ना ट्यूब्स थी, ना रोप्स थे, और ख़ास तौर पर जो अहम तरीन वहाँ कश्ती का इस्तेमाल होना था वो तक नहीं थी। तो बहुत शुक्रिया, हमें सलीम अतर अपडेट कर रहे थे स्वात से। इसी हवाले से स्टेशन इंचार्ज हैं रेस्क्यू के बाबूजई के बख्त रवान साहब, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बख्त साहब टाइम देने के लिए। जानना मैं ये आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा थे, ये ऑपरेशन लेट शुरू हुआ, एग्जैक्टली आपने जो जो देखा मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो वो शेयर कीजिए। नहीं सर, ये टाइम पे जो ही कंट्रोल रूम को कॉल आई तो कल जो है ये टाइम पे ही शुरू हो गई सर। लेकिन सर हमारे पहले ही यहाँ पर एम्बुलेंस ने रिस्पॉन्ड किया, फिर उसके बाद जो हमारे वाटर रेस्क्यू व्हीकल है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। सर आपको पता है कि स्वात का जो फ्लो है वो स्मूथ है नहीं, तो जिसमें हम OBM वगैरह को चला सके, आउटबोर्ड मशीन को चला सके, तो सर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और इमरजेंसी ऑफिसर की सरपरस्ती में कल ये ऑपरेशन शुरू हुआ, और हम जो है वक्त पे हमारे लड़के जो है यहाँ पे पहुँच गए सर। लेकिन सर ऊपर से जी सर जी मैं जानना ये चाह रहा हूँ वक्त मैं ये जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई, हमारे नुमाइंदे की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई, उनका ये कहना था कि रेस्क्यू ने पहले रिस्पॉन्ड किया तो एम्बुलेंस ले आए, एम्बुलेंस की तो वहाँ ज़रूरत नहीं थी, फिर वो जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो लेके ना आए, कोई ट्यूब्स और कुछ भी वहाँ इंतज़ाम नहीं था, और उसकी वजह से उनके पास टाइम, इतना ज़्यादा टाइम था रेस्क्यू के पास, फिर भी उन्हें रेस्क्यू ना किया जा सका। और फिर बोट अगर आई तो बोट जाके टेले को लगती है, टेले से 2 लोग और बह जाते हैं बोट की वजह से। जो वहाँ से हम, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, जो वहाँ से अब तक हमें तस्दीक हुई है जिन बातों की, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। सर हम आपको फरमा रहे हैं कि हमारे बड़े थे 2 कल उनकी सरपरस्ती में ऑपरेशन हुआ सर, और जो हमारे जाला है जिसे रिवायती तरीके से हम इधर चलाते हैं सर, चूंकि पानी का बहाव स्मूथ होता नहीं सर, आपके इल्म में है, तो उस वजह से 4 बंदे जो है जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह निकाल ले गए। कोशिश की सबको बचाने की, लेकिन सर तो यानी और इतनी वो सर पे आ पड़ी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात हमारे सर। जो आपकी रिस्पॉन्ड टीम है उसे एग्जैक्टली कितने बजे ये कॉल आई है, एग्जैक्टली कितने बजे आपके नोटिस में आ गया 1122 पे कि भाई ये हो गया, ये होने वाला है, लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू करने के लिए मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं रेस्क्यू होने के लिए? आपके इल्म में है कि ये कंट्रोल रूम में भी हमारा डेटा मौजूद है, लेकिन उसके मुताबिक सर 9:49 पे एग्जैक्टली कॉल आई थी सर। 9:59 पे ये कॉल आपको आती है? अच्छा, और आप कितने बजे वहाँ पहुँचे? सर हम 6-7 मिनट में उधर पहुँच गए सर,
इधर स्पॉट पे थे सर। वो कहते हैं कि 8:30 बजे से ये सिलसिला जारी था, हम कॉल्स कर रहे थे, हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, और आप लोग अगर 10 बजे पहुंचे हैं तो इसका मतलब है 8:30 वाली बात अगर मान ली जाए कि दुरुस्त है, जो उनका मौकफ भी है, और ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन ने साबित करनी है सारी चीजें, मैं रफली जो वहां से हमें पता चला है, और यहाँ सर 9:49 पे सर इंतहाई माजरत से सर 9:49 पे कॉल आई थी और पूरी टीम इधर मूव हो गई। सर आप ये रवायती तरीका है, इधर हम OBM वगैरह को नहीं चला सकते क्योंकि इनका फ्लो जो है स्मूथ है नहीं, तो वही जाले से इनको बचाने की हतुलवसा कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह 4 कीमती जानें बचाई गई। आप जब 9 अनसेट पे भी गए हैं तो आप एम्बुलेंस लेके कैसे गए? आपने तो वाटर रेस्क्यू बोट लेके जाने थे ताकि उन्हें फिर एम्बुलेंस विड्रॉ करके वाटर बोट्स जाने थे बेसिकली, तो इस दौरान भी टाइम कितना ज़ाया हो गया? सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब तक आप सीन असेसमेंट नहीं करते प्रोफेशनल हैं कि ये कौन सी सिचुएशन डिमांड करती है, मिसाल के तौर बंदा पानी के अंदर वो स्ट्रैंडेड है तो फिर डेफिनेटली आप बोट को लेके जाएंगे। कितनी देर लगी आपको असेसमेंट में? सर इतनी देर नहीं लगी, हम सब बिल्कुल सर वो 1-2 मिनट का फर्क था, ऊपर से हमने जाला छोड़ा और जाले के साथ जो है ये वाकया हुआ, हम 4 बंदे को बचा गए और बाकी जो है पूरी रात हमारे ऑपरेशन जारी रहे। लोकल्स ये बता रहे हैं कि आप एम्बुलेंस लेके जब पहुंचते हैं तो वहां जब आप सिचुएशन देखते हैं तो फिर वापस आपको जाना पड़ता है, फिर बोट लेके आना पड़ता है, बेसिकली ये हुआ। सर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये असेसमेंट से इंक्वायरी से पता चलेगा, बिल्कुल वही बात आपके दुरुस्त है सर, दुरुस्त हम तस्लीम करते हैं। और सुबह से सर मैं ऑपरेशन पे लगा हुआ 5 बजे से, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने डेड बॉडी निकाल दी है। हमारी पूरी कोशिश थी कि ये भी जिंदा निकले, लेकिन जो वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। सर स्टेशन इंचार्ज रेस्क्यू बाबू जई हमारे साथ वक्त रवान मौजूद थे और वो बता रहे थे कि हम बड़े टाइमली पहुंचे, 9:59 पर हमें कॉल रिसीव होती है, उसके फौरी बाद हम रश करते हैं और पहुंचते हैं। लोकल जो लोग बता रहे हैं, जो हमारे नुमाइंदा भी वहाँ से बता रहे थे, जो फैमिली डिस्कस भी कर रही है, वो डिस्कशन कुछ और है। तो हाई लेवल की जांच और इंक्वायरी ही शायद इस मुद्दे को सुलझा सके, इस गुत्थी को सुलझा सके कि एग्जैक्टली किस किस का क्या क्या रोल था। जो नहीं हुआ तो ये सारे लोग जो हैं वो इस तरह दिलखराश तरीके से इतने बड़े हादसे के बाद इस दुनिया से कूच कर गए। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्तों पर गुज़श्ता रोज़ फैसला सुना दिया था और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलों को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के अक्सरीती फैसले को कालअदम करार दे दिया है, जिसमें कहा गया था कि फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। मुख्तर फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़कर सुनाया। आईनी बेंच की तरफ से जारी किए गए फैसला 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि नजरसानी बेंच 13 जजेस पर मुश्तमिल था। 2 जजेस जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने पहले दिन ही इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया, जबकि जस्टिस सलाहुद्दीन ने गुज़श्ता रोज़ बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। मुख्तसर फैसले के मुताबिक 7 जजेस की अक्सरियत के साथ नजरसानी दरखास्तें मंजूर की गई हैं। फैसले में सिविल नजरसानी दरखास्तें मंजूर करते हुए 12 जुलाई 2024 का अक्सरीती फैसला कालअदम करार दे दिया गया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया है। आईनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में कहा है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने 41 नशिस्तों पर नजरसानी का फैसला दिया था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का 39 नशिस्तों पर पुराना हुक्म बरकरार है। मुख्तसर फैसले के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को असर 9 हदायत दी गई हैं कि दोनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन को 80 उम्मीदवारान की नामजदगी का असर 9 जायजा लेने और 15 दिन में फैसला करने की हिदायत भी दी हैं। आईनी बेंच के मुताबिक तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी और फैसला बेंच के 7 अरकान ने अक्सरियत के साथ सुनाया है, जिसमें आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस बाकर नजफी ने तमाम अपीलें मंजूर करने के हक में फैसला दिया है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अजहर हसन रिजवी ने भी अपने फैसले में जुज़वी तौर पर यह अपीलें मंजूर की हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का दोबारा जायजा लें। फैसले के बाद पीटीआई की तमाम मखसूस नशिस्तों से वो महरूम हो गई है और फैसले के बाद कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी।
इसी हवाले से बात करने के लिए सेनेटर हामिद खान साहब तहरीक-ए-इंसाफ का सीनियर रहनुमा भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील भी हैं। सर बहुत शुक्रिया खान साहब टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि 12 जुलाई 2024 को तो आपके हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें बताया गया था कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेंगी। अब जो कल फैसला आया, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसे सस्टेन किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है साबिक फैसला जो 12 जुलाई 2024 का था वो कलअदम करार दे दिया। सर क्या टेक है आपका इस मुद्दे पे? जी मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक फ़ैसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख में इस किस्म का फ़ैसला नहीं मिलेगा जहाँ एक ख़ास जजेस का ख़ास जो बेंच का फ़ैसला जिसमें दूसरे जजेस जिनकी मेजॉरिटी थी उनके फ़ैसले को रिव्यू किसने किया? जो जजेस उस केस में पहले जज ही नहीं थे, क्योंकि जो नज़र सानी का तस्वर ही ये होता है कि पहले नज़र अव्वल उनकी हो फिर वो नज़र सानी सुन सकता है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी 8 जजेस जो थे उनमें से 5 जजेस को बशमूल जो जज जिन्होंने के ऑथर जज थे सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनको बाहर बिठाकर जो नए जजेस फरवरी या अप्रैल में रखे गए उनको बिठा के उसके फैसले को तब्दील कराया गया, जो कि दुनिया की तारीख में इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिल सकती, ना हो सकती है। किसी को ये हक नहीं है कि दूसरे फैसले पर नज़र सानी करे। नज़र सानी उसी ने करनी होती है जिसने पहले फ़ैसला दिया होता है। तो उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि फ़ैसला मुकम्मल तौर पे कल अदम है। ठीक। अच्छा खान साहब, दूसरा आप कोर्ट में भी बता रहे थे, जमाल मंदोखिल साहब भी आपसे पूछ रहे थे, आप कल टीवी शोज़ में भी अपीयर हुए, वहाँ भी ये बात हो रही थी कि 13 जजेस का जो फैसला है वो 12 या 10 का बेंच उसे कलअदम करार नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में भी आपसे यही पूछा जा रहा था कि भाई इसका कोई रूल या कोई कानून हमें बताइए। आप फिर प्रेसिडेंट का हवाला भी कोई दे रहे थे, इस पर कोई गाइड कीजिए, एग्जैक्टली क्या कानून है जो बताता है कि भाई 10 का बेंच 13 के फैसले को नहीं चैलेंज कर सकता या कलअदम करार नहीं दे सकता? देखिए वो बहुत सारे फ़ैसले हैं, मैंने उसका नज़ीर भी दी 2017 के भी हैं, लेकिन एक जो मौजूदा और पिछले दिनों ही जो हुआ है उसका जिसकी मैंने उनको साइटेशन भी दी थी, ये काजी फाइज उनका जो केस था जो कि जिसका नाम सुन के वो एकदम कल घबरा जाते थे। तो मैंने यही बताया कि उस केस में फिर जब कहते हैं उनका नाम ना लें तो मैंने कहा चलो आप साइटेशन ले लें। इस केस में पहले 10 जज बैठे थे उन्होंने एक फ़ैसला किया था और उस 10 जजेस में से फिर एक रिटायर हो गया था, फैसल अरब साहब जी, और बाकी 9 रह गए। तो उन्होंने केस 6 जजेस के पास पहले लगा दिए थे नज़र सानी, उस पर मैं भी वकील था और मेरे अलावा 2 और मुनीर मलिक और रशीद रिजवी मरहूम भी वकील थे। हमने ये उनको आर्ग्यू किया था कि आप नहीं नज़र सानी का केस सुन सकते क्योंकि आप 6 ज़रूर थे उस केस में, लेकिन आपके अलावा 4 और भी हजरात थे, उन सबको बिठाना पड़ेगा और तभी आप केस सुन सकते हैं। इस पर उन्होंने बड़ा मुतल्लल फ़ैसला दिया कि हाँ ये दुरुस्त है, नज़र सानी सुनने की वही मजाज है जो पहले जज थे और जितने वो जज थे कम से कम उतने जज और होने चाहिए। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं, उतने और वही जज होने चाहिए। तो नतीजा क्या निकला कि फिर वो रिव्यू पिटीशन लगी थी फिर 10 जजेस के पास, और जिसका मैंने वहाँ पर रिजल्ट भी दिया कि जस्टिस फैसल अरब रिटायर हुए थे और जस्टिस अमीनुद्दीन खां को उनकी जगह उस बेंच में शामिल किया गया था, जो अमीनुद्दीन साहब जो प्रिजाइड कर रहे थे कल वाले बेंच को। तो उनकी एग्जाम्पल दी कि ऑलरेडी आपके सामने रिसेंटली ये हो चुका है कि 10 में से 9 वही जज थे, एक सिर्फ रिटायर्ड जज की जगह एक जज को लगाया गया था। तो यहाँ पर भी वही केस है, 13 जजों का फैसला है, उनमें से एक रिटायर हुआ है काजी फाइज साहब, उसकी जगह आप कोई एक और जज लगा सकते हैं, लेकिन उन 12 जजेस में से किसी को आप बाहर नहीं बिठा सकते। सही। अच्छा, दूसरा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात बन जाएं तो रिव्यू का फैसला जो है वो तब्दील होता है, इसमें मार्जिन और स्कोप बहुत कम होता है ख़ास तौर पर।
तो आप क्या समझते हैं, आपका एक बहुत लंबा चौड़ा वसी एक प्रैक्टिसिंग आपका है, और इवन जज साहबान भी आपको बता रहे थे, काकड़ साहब भी कह रहे थे कि आपके शागिर्द रहे किसी फोरम पे, बहुत सारी बातें वहाँ हुई। मैं जानना सिर्फ सर ये चाह रहा हूँ खान साहब कि ठीक तरीके से पीटीआई फिर आर्ग्यू नहीं कर सकी उस आइनी मुद्दे को, आइनी नुक्ते को, जिसने फिर सिचुएशन सारी बदल दी, चेंज कर दी, क्योंकि मार्जिन तो होता नहीं, बहुत कम ऐसे प्रेसिडेंट हैं कि रिव्यू में जाके फैसला तब्दील हो जाए। इस पर बहुत सारी नज़ीरें पेश की थी, मेरे अलावा, जो मुझसे अलावा दो और एक पीटीआई के और एक एसआईसी के वकील थे, फैसल सिद्दीकी और सलमान अकम राजा जी। बहुत उन्होंने कॉम्पिटेंटली आर्ग्यू करके सारी मिसालें कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन के क्या बुनियादी सतूर होते हैं और उन पर ये नहीं आता, और ये बताने में नाकाम हुए हैं रिव्यू पिटिशनर के वकील कि इसमें क्या सुकम है फैसले में। सिर्फ स्कोप इतना होता है कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि मिस्टेक और एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, अगर वो शो करें तभी रिव्यू हो सकता है। दूसरा, इसके बारे में एक और एक्सप्रेशन सारे केसेस में इन्होंने कहा दैट मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो सामने नज़र आती हो, सिर्फ उस केस में ही आप रिव्यू कर सकते हैं। और इसमें जो रिव्यू पिटिशनर के वकील थे वो पूरी तरह नाकाम हो गए थे ये बताने में कि कौन सी गलती इसमें है जो कि सामने नज़र आती है। अच्छा, दूसरा खान साहब, मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, ये तो उन्हीं 8 में शामिल थे जिनका ये मानना था कि 39 नशिस्तें तो फौरी के फौरी तरीके इंसाफ को दे दी जाएँ और 41 भी मिल सकती हैं अगर बाकी मानदा जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स बर वक्त जमा वगैरह करवाएं। तो इन जज साहबान ने भी पोजीशन अपनी चेंज की है, तो फिर आर्ग्यू करने में कोई कमी कोताही रह गई, या फिर हुआ क्या कि वो लोग जो उस हिस्सा थे उस बेंच का, उन्होंने भी अपनी पोजीशंस अपनी शिफ्ट कर ली, बदल ली? देखिए ना, बड़ा फ़र्क पड़ता है जब फॉर्मेशन ऑफ बेंच बदल जाती, तो फिर कुछ जजेस जो होते हैं बॉर्डर लाइन के, वो देखते हैं कि मेजॉरिटी किस तरफ है। अगर वो 5 या 6 जजेस जिनको बाहर बिठाया वो बैठे होते तो ये कभी अपने व्यू ना चेंज करते, क्योंकि एक जो कोलीग्स की एक ख़ास सोच होती इकट्ठे, वो इकट्ठे एक्सप्रेस होती। तो जब आप उनको अलग बिखरा देंगे, मैंने ये एग्ज़ाम्पल भी दी थी कि आपने 5 उन जजेस को बाहर बिठा दिया जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, और 3 जजेस इसमें डाइसेंट किया, उन तीनों को यहाँ बिठा दिया। तो आपने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है कि डाइसेंटर्स को यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी वाले हैं, जो जिनकी अक्सरियत थी, जिनका असल फ़ैसला था, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो इसलिए रिव्यू की जो जुरिस्डिक्शन जिस तरह एक्सरसाइज हो रही थी वो एक सेटल्ड लॉ जो है रिव्यू पर, उसके ख़िलाफ़ थी। तो ये बात एक और भी एक स्टेज पर इन्होंने, मंदोखेल साहब ने कहा कि जी फ़लाँ बात इन्होंने क्यों कर दी। मैंने कहा जी ये बात आपकी का जवाब मेजॉरिटी जजेस जो थे वो बैठे होते तो आपका जवाब देते। मसला ये है कि वो बैठे नहीं हैं, और जो आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं जिनके बारे में उनकी गैर हाज़िरी में आप ये सब कुछ कह रहे हैं, वो हाजिर हो अगर मौजूद होते तो इसका जवाब आपको मिल जाता। दूसरा खान साहब, जो आइनी बेंच का तस्वुर है 26वीं तरमीम के बाद, उसमें तो ये लोग ही शामिल थे, तो उन लोगों को कैसे फिर शामिल किया जाता, और इस पे ज़रा गाइड कर दें। इसको भी मैंने वहाँ आर्ग्यू किया था कि 1 मिनट के लिए जी, क्योंकि मेरा कहना ये था कि सबसे पहले केस लगना चाहिए था 26वीं तरमीम वाला। ठीक है, क्योंकि उसका फ़ैसला पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद करने के हवाले से कोई और केस होना जाना चाहिए। इस पर मैंने पूरी एप्लीकेशन पिटीशन दी थी कि आप इसको भी पोस्टपोन करें, पहले 26वीं तरमीम वाला केस लगा के उसका फ़ैसला करें। हो सकता है 26वीं तरमीम को आप कल अदम कर दें, तो उस सूरत में ये केसेस की नोयत बिल्कुल और होगी। फिर इस बार उन्होंने कहा कि जी मैं बहरहाल सिर्फ इस वक्त के लिए सपोज़ करते हुए कि 26वीं तरमीम ठीक है, फिर मैं आपके सामने ये बहस कर रहा हूँ कि जो नया आर्टिकल 191A है उसके तहत तसव्वुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नहीं है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कहे गए थे।
इसका मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और हकीकतन इस वक्त एक से ज़्यादा हैं, 3 बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा कोई अमर माने नहीं था कि आप एक और बेंच बना के उन सारे 5 जजेस को उसमें शामिल कर लेते, बल्कि 6 जजेस को उसमें, या अफरीदी साहब भी मेंबर थे, उनको भी बिठाया जाता। मैंने कहा उसमें क्या अमर माने था, आप तो जो ये बेंच है ये जुडिशल साइड पे सुन रहा, और जो जुडिशल कमीशन है वो हकीकतन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो ताबे है जुडिशल बॉडी के। अगर आप उनको डायरेक्शन देते कि आप फिर से एक बेंच बनाए सिर्फ एक केस के लिए, जिसमें चूंकि रिव्यू है, तो वो सारे जजेस को उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाए जिन्होंने ये फैसला दिया है, जो मेजॉरिटी में थे, तो फिर उस सूरत में आप के दोनों मकासद जो आर्टिकल 188 का रिव्यू का वो भी पूरा हो जाता और 191A का भी मकसद पूरा हो जाते, और दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है वो हारमोनियस हो जाती। ये बात मैंने कही थी, लेकिन उन्होंने आए बाएँ से अवॉइड करना। लेट्स सी वो कैसे मीट करते हैं अपने फैसले में, ये तो वक्त बताएगा। ये मुझे बार बार कहते रहे इसका मतलब आप 26 से नहीं मान रहे। मैंने कहा मैं नहीं मान रहा, लेकिन सिर्फ इस हद तक मैं कह रहा हूँ कि अगर मान भी ली जाए तो तब भी आपके पास रास्ता था कि आप वही बेंच बनवा सकते थे जिसने पहले सुना था। बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़ा मोतबर नाम जी। सेनेटर हामिद खान साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील भी, और बड़ी तफसील से सारी सूरत हाल बता रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।